जो कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। क्या आप मानते हैं अनंत सिंह निर्दोष? हम ये क्यों कहेंगे, ये पुलिस जांच में आएगा। आप दोषी और निर्दोष को क्यों व्याख्या कर रहे हैं? आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोष ही आपने एक तरह की सर्टिफिकेट किया, दिया। कौन किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र किया? आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज रहे हैं और आप इस वक्त प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत में देख रहे हैं सवाल इंडिया का। इस वक्त हम बिहार की कवरेज पर निकले हुए हैं। एनडीटीवी इंडिया की कई सारी टीमें इस वक्त बिहार का चुनाव कवर कर रही हैं। मैं खुद मिथिलांचल के दरभंगा में इस वक्त मौजूद हूँ। दरभंगा से पटना के बीच के हाईवे पर किसी ढाबे से खड़े होकर इस लाइव शो को आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दिन भर आज मिथिलांचल की खाके छानी है और लोगों का मूड समझने की कोशिश की है। आज कई बड़े बड़े नेता भी इस इलाके में थे, लेकिन शुरुआत करना चाहूँगा सवाल इंडिया के उस सबसे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। आज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला किया है और वो हमला किया है तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के नेता हैं और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार तेजस्वी यादव को अपने पिता का नाम लेने में दिक्कत क्या है, लालू यादव का नाम क्यों नहीं लेते हैं, लालू यादव की तस्वीरें उनके साथ क्यों नहीं दिखाई देती हैं, और अगर तस्वीरें होती भी हैं तो इतनी छोटी क्यों है कि दिखाई नहीं पड़ती, दूरबीन लगाई जाए तो भी शायद ही दिखाई दे। तो ये बड़ा हमला करने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव क्या अपने परिवार से, अपने पिता से अपने आप को दूर कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया तेजस्वी यादव पर, महागठबंधन पर, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार के दौरे पर थे। कई सारी रैलियां संबोधित की और उन्होंने एक नया हमला किया अपने विरोधियों पर, खासकर महागठबंधन के नेताओं पर। उन्होंने 3 बंदरों वाला एक हमला किया, जैसे गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, आग बंद, नाक बंद, मुंह बंद वाले। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, अप्पू, टप्पू, और ये मिलकर भी आपस में एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। पहले चरण के मतदान में 24 जो प्रचार चल रहा है उसमें 24 घंटे के बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो इस वक्त पूरी तरीके से शबाब पर है चुनावी प्रचार, चुनावी कैंपेन। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हमला किया अपने विरोधियों पर, आइए वो सुन लेते हैं।
आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिथिलांचल में थे। दरभंगा से योगी ने पहली बार महागठबंधन पर 3 बंदरों वाला बड़ा हमला बोला। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर टप्पू और अप्पू के नाम पर। टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी का पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान किस ओर इशारा था, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल बिहार के इस बार के चुनाव में ऐसा पहली बार है जब योगी ने इस तरह से महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। योगी यहीं नहीं रुके, एक बार फिर बटेंगे कटेंगे वाला बयान दिया। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को राम विरोधी करार दिया। साफ कहा कि जो राम का विरोधी वो हमारा भी विरोधी। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आरजेडी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए योगी ने एक बार फिर बुलडोजर का जिक्र किया। एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बहन बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में, इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। दरभंगा में पहले चरण में वोटिंग होनी है। मिथिलांचल में पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। यही वजह है कि बीजेपी ने पिछली बार की तरह ही अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो सुना आपने किस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी प्रचार के दौरान महागठबंधन के नेताओं पर। तो महागठबंधन ने भी योगी आदित्यनाथ के सामना करने के लिए, उनके बयानों का पलटवार देने के लिए अब अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है बीते 2 दिनों से। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम, वो भी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ खास बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लिख कर रख लीजिए। उन्होंने कहा कि तेजस जैसे हमने अवध में हराया था, वैसे मगध में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। योगी ने पूरे यूपी को बर्बाद कर दिया है और वो बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। ये इल्जाम अखिलेश यादव पलट कर योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं। खास बातचीत की है अखिलेश यादव से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। आइए सुनते हैं। मेरे साथ अखिलेश जी हैं। आप अकेला नेता हैं जिनका एक भी कैंडिडेट नहीं है और आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप ही की कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं जो तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी से खतरा बड़ा है, देश को बीजेपी से खतरा बड़ा है। उत्तर प्रदेश ने, अवध ने बीजेपी को हराया, हम चाहते हैं मगध के लोग भी बीजेपी को हराएं। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? बार बार आते हैं, इस जगह को, सिवान को हॉट सीट बना दिया है सभी बीजेपी के बड़े नेता। आप क्या कहेंगे? योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया है, उनकी जनता सुनेगी तो उनका सब बर्बादी हो जाएगी, इसलिए जनता को बहुत सावधान रहना है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ है यूपी, बताओ आप? फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1 और आपके अन्याय में नंबर 1 अगर कोई दिखाई दे रहा है तो यूपी दिखाई दे रहा है। आपका क्या संदेश है ओसामा के लिए? ओसामा जीते, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, नया बिहार बने, नौकरी देने वाला बिहार बने। सम्मान की नौकरी लोग चाहते हैं और सम्मान की नौकरी चाहते हैं, 10,000 नहीं चाहते हैं, जीवन भर सम्मान की नौकरी मिले, वो बिहार के लोग चाहते हैं। 10,000 गेम चेंजर होने वाला है। कोई गेम चेंजर नहीं है, आधे अधूरे को देते हैं, किसी को नहीं पूरों को मिला होगा। धन्यवाद। ये थे अखिलेश यादव जो कि जिनका एक भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। कैमरामैन सुधीश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। दोनों तरफ से, योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एनडीए महागठबंधन की खामियां गिना रहा है तो महागठबंधन एनडीए को फ्लॉप बता रहा है। इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच में एक शब्द बीते कुछ घंटों से, आप कह लीजिए 24 घंटे से, 48 घंटे से लगातार बिहार चुनाव में सुर्खियों पे है, जिस पर खूब चर्चा हो रही है और आज तो उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हुई। और वो शब्द है कट्टा। कट्टा शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया और अब उस शब्द के ऊपर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि कट्टे की बात करके और आरजेडी के साथ कट्टे को जोड़कर वो ये साबित करना चाहती है कि जब आरजेडी की सरकार यहाँ चलती थी तब यहाँ पर कट्टे का राज चलता था, यहाँ पे जंगल राज होता था। पर क्या बीजेपी इस पर कामयाब हो पाएगी? ये तो खैर 14 तारीख के नतीजे बताएंगे। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। बिहार में चल रहा है कट्टा चुनाव में। बिहार की सियासत में कट्टा की गूंज। कट्टे पर बयान, बिहार में सियासी घमासान। अपने बयानों से सियासी कट्टा चला रहे नेता। बिहार के विधानसभा चुनाव में कट्टे को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। अमूमन हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। साथ ही कट्टा शब्द के जरिए आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमले कर रहे हैं। चुनावी सभा के दौरान पीएम कल भोजपुर में थे, जहां उन्होंने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कटपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का पद चोरी कर लिया था। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था।
कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने सवाल उठाए कि पीएम बिहार में रोजगार और दूसरी चीजों पर बात करने की जगह जुबानी कट्टा चला रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अब देखिए, बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। पीएम मोदी आज सहरसा में थे, जहां एक बार फिर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जुबानी कट्टा चलाया। ये बताया कि आरजेडी कांग्रेस की डिक्शनरी में कौन कौन शब्द भरे हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। पिछले दिनों पीएम मोदी जब मुजफ्फरपुर में थे, तब पीएम ने 5 शब्दों में कांग्रेस आरजेडी के कारनामों की कथा कह दी थी। इसमें भी कट्टा का जिक्र किया था। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। बहरहाल बिहार के चुनाव में कट्टे का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है ताकि आरजेडी के 15 सालों की यादें लोगों के जहन में ताजा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के चुनाव में आपको याद होगा कल एक महत्वपूर्ण तस्वीर आई थी। राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ रहे थे, तालाब में स्विमिंग कर रहे थे मुकेश सैनी के साथ, कन्हैया कुमार के साथ। वो जो राहुल गांधी का मछली पकड़ने का वीडियो था, वो भी अब मछली को चर्चा में ले आया है। एनडीए इल्ज़ाम लगा रहा है, अब राहुल गांधी को घेर रहा है कि जैसे मछली को जाल में फंसाते हैं, वैसे राहुल गांधी भी खास वोट बैंक को जाल में फंसाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उल्टा वो पलटकर अब एनडीए राहुल गांधी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी ने मछली क्या पकड़ी, विपक्ष ने मुद्दा पकड़ लिया। राहुल गांधी नाव से कूदे, जाल के पास गए, मछली फंसाई, नाव पर वापस लौटे। लेकिन अब विपक्ष इस पूरे मामले में अपने तरीके से कूद गया है और राहुल को जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये वोट के खातिर जाली आदमी राहुल गांधी और मछली जिस ढंग से नाव पर कूदे, किसको बुड़बक बना रहे हैं? बेगूसराय के लोग बेवकूफ नहीं हैं जो कूदे 4 मछली पकड़ करके दिखा दिए। जाली आदमी जाल में पहले से रखा था मछली, तो जिसका सोच जाली, जिसका काम जाली, वोट के खातिर जूता पहन के भी वो कूद सकते हैं। उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा? लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है। हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था और लोकसभा चुनाव में हुआ था। राहुल गांधी जिस वक्त मछली पकड़ने के गुर सीख रहे थे, उनके साथ महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी भी मौजूद थे। आपको दोनों के बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने मछली क्यों पकड़ी और सहनी ने बताया कि मछली ही तो पकड़ी, विपक्ष को कांटा क्यों चुभा। अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे के लिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। मछली के मुद्दे पर दोनों पक्ष एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। दोनों का निशाना मछली की आंख की तरह बिल्कुल वोट पर है। और आप लगातार हमारी ये कवरेज देख रहे हैं बिहार से। मैं इस वक्त दरभंगा में हूँ और इस बुलेटिन में सवाल इंडिया का में वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या लालू परिवार के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दिखाने के लिए अलग हुए हैं या वाकई में इनके बीच कटुता इतनी बढ़ गई है कि अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर कर एक दूसरे को चुनाव में हराना भी चाहते हैं। सच्चाई क्या है जानेंगे ब्रेक के उस पार। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दरभंगा से। इस वक्त हम बिहार के चुनावी कवरेज के लिए बिहार के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मैं दरभंगा पटना के हाईवे के बीच मौजूद एक ढाबे के पास से इस लाइव शो को लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और जैसे कि मैंने ब्रेक के पहले बताया, लालू यादव और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी, उनके बीच इन चुनावों के ठीक पहले खटपट हो गई। तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी का नाम जेजेडी रखा उन्होंने, जनतांत्रिक जनता दल। और अब तो आलम यह है कि दोनों भाई न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर, राघोपुर में और महुआ में, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव पहुंच गए थे महुआ तेज प्रताप यादव के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, तो आज तेज प्रताप यादव पहुंच गए राघोपुर में तेजस्वी को हराने के लिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट के वोट मांगने के लिए। क्या चल रहा है परिवार के भीतर, आइए समझते हैं। भाई और भाई की लड़ाई अब गहराती जा रही है। दोनों के बीच राजनीतिक हमले वैसे ही हो रहे हैं जैसे विरोधी नेता आपस में करते हैं। कुछ लोग जयचंद लोग लग गया, कुछ लोग जयचंद सब लग गया,
हमको संगठन से बाहर करवाया। वो जान गया कि दूसरा लालू यादव बिहार में पैदा हो गया है, इसीलिए झांसा में लिया। सब कहने लगा विरोधी साहब, अरे महुआ में तेजस्वी हेलीकॉप्टर उतार देगा, हम लोग उतारने तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार देंगे। महुआ में जब उनका हुआ तो राघोपुर। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राघोपुर में एक नहीं दो जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और महुआ से तेज प्रताप, और दोनों भाई दोनों सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार मैदान में है। यानी राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप और महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी। पार्टी से बड़ा तेजस्वी के इस बयान का तेज प्रताप ने एक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। बोले, हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन हम छोटे भाई को ये कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता होती है। महुआ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है। महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं बढ़कर है। तेजस्वी और तेज प्रताप की इस लड़ाई में परिवार भी तेज प्रताप के साथ दिख रहा है। मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य ने भी कह दिया है कि तेज प्रताप के साथ उनका आशीर्वाद तो है, लेकिन तेज प्रताप के लिए वो प्रचार नहीं करेंगे। अलग ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। सिर्फ नामांकन के समय नहीं, बचपन से मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहनें हैं, सबको मेरा आशीर्वाद प्यार। तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिए गए हैं और अब अलग पार्टी बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की जुगत में हैं। ऐसे में महुआ का जनादेश उनके लिए निर्णायक होगा। और जहां दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनके पिता लालू यादव भी आखिरकार चुनाव के इन आखिरी फेजेस में, जब चुनाव पूरी तरह अपने शबाब पे आ चुका है, अपने उफान पे आ चुका है, तो लालू यादव भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। बार बार कहा जा रहा था कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, पर लालू यादव ने आज दानापुर में रोड शो किया और रोड शो करने के बाद उन्होंने दोहराया, फिर वही मन की बात कही कि ये बदलाव की बयार चल रही है और अब तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सुनते हैं लालू प्रसाद यादव की इस खास बातचीत को। लालू जी, महागठबंधन की सरकार बन रही है। एकदम बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। दानापुर चारों तरफ, दियारा से लेकर दानापुर सब फैला, हमारी सरकार बन रही है गठबंधन के। मोदी और नीतीश जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जहां यादव परिवार में आपस में भाई और भाई टकरा रहे हैं, सियासी तौर पर प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। एक नहीं, इनफैक्ट दो तस्वीर आज सामने आई, जहां पर इस चुनावी गहमागहमी के बीच में जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर औरंगाबाद के नबीनगर से आई है, जहां जेडीयू के प्रत्याशी चेतन आनंद आरजेडी के प्रत्याशी की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीधा मुकाबला है जेडीयू वर्सेस आरजेडी का, लेकिन चेतन आनंद जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो आरजेडी के प्रत्याशी की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन, और जैसे उनको पता लगा कि आमोद चंद्रवंशी जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनकी मां का निधन हो गया है, तो वो प्रचार छोड़कर विरोधी दल के नेता के पास गए, उनको हिम्मत बंधाई, उनको हौसला बंधाया। दूसरी तस्वीर गोपालगंज के कुचायकोट सीट से आई है। वहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे और जन स्वराज के उम्मीदवार विजय कुमार चौबे का काफिला आमने सामने हो गया। अभी आमने सामने एक मोकामा में काफिला हुआ था, देखा हमने 3 दिन पहले कितना बड़ा बवाल मचा, हत्या हो गई, लेकिन
यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं बिगड़ी। दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे का सम्मान किया। जेडीयू के अमरेंद्र पांडे ने उम्र से बड़े रिटायर्ड आईएएस अफसर विजय कुमार चौबे को झुककर प्रणाम किया, सम्मान दिया। दोनों प्रत्याशियों ने आपस में हाथ मिलाए और फिर एक दूसरे के अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के एक दूसरे के सामने से गुजर गए। तो ये बेहतरीन तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हुई कि विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना वो नहीं भूलते हैं। और बिहार का चुनावी परिणाम जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 नवंबर को आना है और 14 नवंबर को लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आप सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देख पाएंगे। लेकिन अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने 11 दिन पहले ही अपनी तरफ से नतीजों को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है। चुनाव परिणाम के बारे में अमित शाह ने क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। चुनाव की भविष्यवाणी अमित शाह की जुबानी। शाह ने बता दिया बिहार चुनाव का रिजल्ट। महागठबंधन का होगा पत्ता साफ, जनता एनडीए के साथ। विपक्ष पर तीखा प्रहार, बिहार में फिर एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में भले ही अभी 11 दिन का वक्त बचा हो, लेकिन अमित शाह ने रिजल्ट की भविष्यवाणी पहले ही कर दी। शाह ने 14 नवंबर को घोषित होने वाले चुनाव परिणाम का पहले ही ऐलान कर दिया। अमित शाह बिहार के शिवहर जिले में थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए बता दिया कि 14 नवंबर को क्या होने वाला है। यहां पर 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। महागठबंधन पर हमला करते हुए शाह ने और क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ इधर एनडीए के सभी दलों ने चुनाव में जीत के लिए जी जान लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रियंका गांधी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहली बार बिहार पहुंची। सहरसा के सोनबरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने पीएम मोदी को एक नई सलाह दे दी। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। बहरहाल बिहार के सियासी ग्राउंड में प्रचार अब आखिरी राउंड में है। ऐसे में दोनों गठबंधन की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज आप यहाँ से बिहार से देख रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये कि
जो सांसद हैं जेडीयू के वरिष्ठ सांसद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, राजीव रंजन लल्लन सिंह, उन्होंने खुलकर अनंत सिंह का साथ दे दिया है। करीब 24 घंटे के असमंजस के बाद कि आखिरकार जेडीयू का स्टैंड क्या हो अनंत सिंह पर, जिनकी गिरफ्तारी की गई है मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में, उस पर अब खुलकर लल्लन सिंह उनके सामने आ गया। औपचारिक तौर पर आज वो पहुंचे मोकामा और कहा कि मुझको कमान दे दी है सीट को जिताने की। जो फंसाया गया है अनंत सिंह को, साजिशन फंसाया गया है, षड्यंत्र कर फंसाया गया है और हमको मिलकर अनंत सिंह को इस जीत को हासिल करना है और अनंत सिंह को बाहर निकालना है। अनंत सिंह के साथ, लल्लन सिंह के साथ इस पूरे मामले पर बातचीत की मेरी सहयोगी पद्मिता जोशी ने। आइए सुनते हैं लल्लन सिंह के ये तेवर, देखते हैं कि किस तरीके से जेडीयू अभी भी इतनी बड़ी घटना के बाद भी अनंत सिंह का बचाव कर रही है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री, क्षेत्र के सांसद और इस वक्त यहाँ के स्टार प्रचारक खासतौर पर मोकामा में लल्लन सिंह जी। लल्लन सिंह जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आना आज के दिन, इसकी क्या अहमियत है? आज का दिन हमारे लिए अहमियत कोई खास आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि मेरा ये संसदीय क्षेत्र भी है और हमको यहाँ चुनाव प्रचार में आना भी था, लेकिन आज हम आए हैं और आज ही के दिन हमको यहाँ पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच में एक घटना हो गई कुछ दिन पहले टाल में, और वो घटना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो घटना का कई वीडियो, घटना स्थल का कई वीडियो वायरल हुआ है और वो पब्लिक डोमेन में है, आम लोगों की जानकारी में है। उस घटना को देखने से, कोई भी देखेगा तो उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि वह घटना वहाँ कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के तहत। कहीं न कहीं उसका तार जरूर जोड़ा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हम किसके साथ, हमें ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि उस घटना स्थल पर जो रोड़ा बरामद किया गया पत्थर, वो पत्थर रेलवे ट्रैक पर रहता है। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था, कौन ले गया था उसको, किसने उपयोग किया उसका, कैसे उपयोग हुआ? क्योंकि एक होता है अप्रत्याशित घटना, कभी कभी घटना घट जाती है, ये घटना वो नहीं है। ये घटना पूर्णतः घटना होना था, इसलिए ये घटना घटित किया गया। सर, आप इसको घटना क्यों कह रहे हैं, हत्या क्यों नहीं? हत्या तो घटना हुआ तो घटना का ही परिणाम है कि किसी की हत्या हुई, उस घटना का परिणाम है। लेकिन घटना क्यों हुआ? घटना नहीं होना था, घटना होने का कोई गुंजाइश नहीं था। पत्थर कहाँ से आया? वो रेलवे ट्रैक का पत्थर टाल में कहाँ से आया? तो कोई ना कोई तो लाया उसको। और जब घटना हुई तो कार्रवाई भी हुई पुलिस की, और पुलिस ने कार्रवाई किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो कानून का राज है। और अनंत सिंह जिनको उम्मीदवार थे, हम लोग के एनडीए के जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनका नाम एफआईआर में आया। उन्होंने कानून का सम्मान किया और वो आज पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है। क्या आप मानते हैं अनंत सिंह निर्दोष है? हम ये क्यों कहेंगे, ये पुलिस जांच में आएगा। आप दोषी और निर्दोष को क्यों व्याख्या कर रहे हैं? आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोष ही आपने एक तरह की सर्टिफिकेट दे दिया। कौन किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र किया? हो सकता है उन्होंने हत्या की हो सच में। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, ये आपका परसेप्शन है। तो फिर उनको अरेस्ट क्यों किया? मेरा इसलिए कि उनका नाम एफआईआर में था, और एफआईआर में नाम अगर किसी ने दर्ज किया तो गिरफ्तार किया पुलिस ने उनको। अब एफआईआर में उनको हत्यारा बोला गया है। नहीं, हम करें तो एफआईआर तो जांच होगी ना। एफआईआर होने के बाद जांच नहीं होती है क्या? एफआईआर का क्या मतलब है? एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम दृष्टया पहला सूचना है, और जो पहली सूचना आई है पुलिस के पास, उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब इस बीच जिस तरीके से दुलारचंद यादव, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए कैंपेन कर रहे थे मोकामा सीट पर, उसके बाद से इस पूरे इलाके में, उस घटना के बाद से ये कहा कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो जाएगा, क्योंकि
जो यादव थे, यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई हो जाएगी और ऐसे में किस तरफ वोट पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये बड़ा क्रिटिकल हो गया है। और भूमिहार फैक्टर बिहार में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अनंत सिंह बाहुबली जो है वो भूमिहार हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा एक यादव व्यक्ति की हत्या का, दुलारचंद यादव की। तो क्या ऐसे में ये यादव बनाम भूमिहार हो गया है? और भूमिहार फैक्टर का इस पूरी घटना में क्या असर पड़ेगा आने वाले पूरे चुनाव के दौरान, आइए उस पर ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में समीकरण बदल गए हैं? और क्या बिहार का भूमिहार फैक्टर अब नए तरीके से काम करेगा? अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। मोकामा और भूमिहार समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। अनंत सिंह 1 लाख वोटों से जीत का दावा भी कर रहे थे। माना जा रहा है कि यह गिरफ्तारी भूमिहार वोटों को एकजुट कर सकती है। सहानुभूति के कारण मोकामा में ये चुनाव जातिगत राजनीति यानी भूमिहार बनाम यादव की राजनीति और गहरा सकती है। एक तरफा भूमिहार अनंत सिंह के पक्ष में लामबंद हो सकती है, तो दूसरी तरफ यादव पीयूष प्रियदर्शनी की तरफ। बिहार में भूमिहार आबादी 2.8% है। हालांकि इसे एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन महागठबंधन इसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। पिछले चुनाव में अगड़ी जातियों में भूमिहार की वो जाति थी जिसने महागठबंधन को सबसे अधिक वोट दिया था। CSDS के आंकड़े कहते हैं कि अगड़ी जातियों में 15% ब्राह्मणों ने महागठबंधन को वोट किया था। इसी तरह 9% राजपूतों का वोट महागठबंधन को मिला था, जबकि भूमिहारों ने सबसे अधिक 19% वोट महागठबंधन के पक्ष में किया। माना जा रहा है कि इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने इस बार टिकट बंटवारे में भूमिहार उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दी। इसी रणनीति के तहत आरजेडी ने मोकामा में सूरज भान की पत्नी को टिकट दिया। लेकिन क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की लड़ाई में भूमिहार अनंत सिंह की तरफ एकजुट हो जाएंगे? देखिए, जो जेल गए उससे हमको काम नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देश की आज़ादी लड़के जेल गए हैं, देश आज़ाद हो गया उस केस में वो जेल गए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि किस कारण गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। आरजेडी ने एक की जगह 6 भूमिहार उम्मीदवार उतारे हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी ने सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी 8 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भूमिहार मतदाताओं को साधने की इसी कोशिश के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी कोशिश में ललन सिंह को प्रधानमंत्री के ठीक बगल में जगह मिली। तो अभी के लिए इस सवाल इंडिया के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब आपसे रात 10 बजे मुलाकात होगी खबरों की खबर में, और वहां बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर की भी कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल दीजिए एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन बड़ी कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है।